नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों को देखेंगे। इस लेक्चर पे हम लोग नदियों वाला का जो लेक्चर रहेगा इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि लेक्चर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर मैं मेंस को भी कवर कर रहा हूँ। जो 2021 के अभ्यर्थी हैं जिनको पेपर देना है उनको भी ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की नदियों को मेंस के एंगल से भी मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी नदियां यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और इस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगर हम नदियों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें तो नदियां 2 प्रकार की होती हैं। एक नदियां होती हैं क्रमवर्ती नदियां और दूसरी होती हैं अक्रमवर्ती नदियां। क्रमवर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो कि अपने ढाल का अनुसरण करती हैं, जो ढाल के अनुसार चलती रहती हैं। अक्रमवर्ती नदियां उनको कहते हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुन के कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं और कुछ नदियां हैं जो ढाल का अनुसरण करती हैं। यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा, ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि ये नदियां स्थलाकृतियों के बनने के पहले से ही बह रही थी और जब स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा था, जैसे कि मान लीजिए हिमालय, तब ये नदियों ने अपने रास्तों को यथावत रखा, वहां पर हिमालय को कट कर दिया, इरोजन कर दिया और अपने पुराने रास्ते का ही अनुसरण करती हैं। जैसे कि सिंधु हो गई, सतलुज हो गई, आपकी तीस्ता हो गई, ये सब नदियां जो हैं हमारी क्या कहती हैं, सब ये अक्रमवर्ती का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, एंटीसीडेंट रिवर कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी नदियां नहीं हैं जो कि ढालों का अनुसरण ना करें, लेकिन 2 ऐसी नदियां हैं जो ढाल के विपरीत बहती हैं। उनको हम लोग नर्मदा और ताप्ती के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर दिखता है, लेकिन ये दोनों नदियां जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। इसका कारण ये है कि दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं और भ्रंश घाटी में बहने के कारण इनका जो बहाव क्षेत्र है अत्यधिक गहरा हो गया है और इसलिए ये नदियां कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश को हम लोगों ने 6 अपवाह तंत्र में बांटा हुआ है और इन्हीं अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम सभी नदियों को आपस में ग्रुप कर दिए हैं। मेंस में जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की चर्चा कीजिए और किसी भी एक अपवाह तंत्र के बारे में आपसे उसका विस्तृत वर्णन करने के लिए पूछ सकता है। या प्रीलिम्स में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कि आपके लिए पेंच वेनगंगा दे दिया और पूछा ये किस अपवाह तंत्र का भाग है। या इसी तरह मान लीजिए नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियों को दे दिया और पूछ लिया कौन से अपवाह तंत्र का भाग है। तो इसकी चर्चा भी मैं आने वाले समय में कर रहा हूं। अपवाह होता क्या है, यहाँ पे 2 शब्द आ गया है, अपवाह और अपवाह तंत्र, है ना। तो अपवाह नदियां एक लंबे समय अवधि में, है ना, जिस रास्ते से बहती हैं या जिस चैनल का विकास करती हैं वह उसका अपवाह कहलाता है। समझना, एक लंबी अवधि में नदियां जिस रास्ते से बहती हैं या जिस चैनल का विकास करती हैं वह उसका अपवाह कहलाता है। तो तंत्र क्या होता है, मुख्य नदी व इसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस एक पैटर्न को या जिस एक रास्ते का अनुसरण किया जाता है, जिस चैनल का विकास किया जाता है, तो चूंकि नदी और इसकी सहायक नदियां, तो इससे मिला के बन गया तंत्र, इसलिए इसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये हमारा 2 चीज समझ में आ गया कि अपवाह क्या होता है और अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है,
देखिए मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपसे अपवाह तंत्र ही पूछ लेगा तो सहायक नदियों जल प्रवाह की व्यवस्था जो कहलाती है वो अपवाह तंत्र कहलाती है। और जब उसकी सहायक नदियां भी मिल जाती है मुख्य नदियों के साथ तो ये नेटवर्क हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपवाह तंत्र। जो प्रकार मैंने आपको बताया, क्रमवर्ती नदियां क्या होती हैं, अक्रमवर्ती नदियां। तो क्रमवर्ती नदियां जो नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं उनको हम लोग क्रमवर्ती नदियां कहते हैं, और जो नदियां ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं उनको हम अक्रमवर्ती नदी कहते हैं। इसके बाद जो अपवाह है उस ये नदियां एक प्रतिरूप को भी बनाती हैं। जब नदियां बहती हैं तो एक पैटर्न का निर्माण करती हैं, एक आकृति का निर्माण करती हैं। उस आकृति को नदियों का क्या कहा जाता है, प्रतिरूप कहा जाता है। तो एक तो प्रतिरूप होता है क्या, वो आगे देखता हूं। अपवाह प्रतिरूप को ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, ये भी आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है। तो अपवाह प्रतिरूप को क्या क्या कारक प्रभावित कर सकते हैं, देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है कि चट्टानों की भूगर्भिक संरचना जहां से बह रही, अनच्छादनात्मक इतिहास। अनच्छादन का मतलब होता है कि इसमें अपक्षय व अपर्दन दोनों को शामिल कर लिया गया है। वहां की जलवायु दशाएं कैसी हैं, स्थलाकृतियों का ढाल कैसा है, बहते हुए जल की मात्रा कितनी है, और ये जो बह रहा है जल उसकी समय अवधि कितनी हुई है, इन सब पर अपवाह प्रतिरूप का एक निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर में आपसे बहुत अच्छे से पूछ सकता है। अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। तो कौन कौन से हम लोगों ने कारक लिए, भूगर्भिक संरचना, अनच्छादनात्मक इतिहास। अनच्छादन का मतलब ही होता है अपक्षय व अपर्दन। अपक्षय का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। अपक्षय का मतलब होता है किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटकर गिर जाना अपक्षय कहलाता है। और जब यही टूटा हुआ पदार्थ दूसरी जगहों पर पहुंच जाता है, अलग अलग कारक हो सकते हैं, नदी का जल भी ले जा सकता है बहा करके, हवा भी ले जा सकती है बहा करके, तो इसको अपर्दन कहते हैं। इसके बाद स्थलाकृति की ढाल कैसी है, फिर बहते हुआ जल की मात्रा और समय अवधि, ये सब जो है इसको प्रभावित करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की नदियों के द्वारा कौन कौन से प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछे कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों के द्वारा कौन से प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर होता है वृक्षाभ प्रतिरूप, डेंड्रिटिक पैटर्न का ये अधिकांश नदियां बनाती हैं वृक्षाभ प्रतिरूप पर। लेकिन प्रतिरूप का अगर प्रकार पूछता है आपसे, तब आपको बहुत सारी चीजों को बताना होगा। कितने प्रकार के प्रतिरूप होते हैं, तो आयताकार, वृत्ताकार, अपकेंद्री, अपसारी, और आपका सुपर इम्पोज्ड जिसको बोलते हैं अध्यारोपित प्रतिरूप, जालीनुमा, समानांतर प्रतिरूप, ये सब प्रतिरूप के प्रकार होते हैं। हम यहीं पर इनको समझने की कोशिश करते हैं कि वृत्ताकार प्रतिरूप कब नदियां बनाएंगी, किन परिस्थितियों में बनाएंगी। तो ध्यान देना, मान लो कि कोई नदी आ रही है बहते हुए, यहाँ पे एक पठार आ गया। अब ऐसा पठार है जिसको नदी इरोज नहीं कर सकती है, तो नदी ऐसे बहने लगेगी, ऐसे, ठीक है। अगर नदी का ढाल ऐसा है तो ऐसे बहने लगेगी। तो ये एक तरह से नदियों का प्रतिरूप हो सकता है। अगर कभी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में हम जाएं तो वहां पे दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि नर्मदा नदी वहां पर जो है एक पहाड़ के चारों तरफ बह रही है और वृत्ताकार प्रतिरूप हमको दिखता है। या मान लीजिए एक नदी ये हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी सहायक नदी आए, यहाँ पे आए, और इसको जो है एक गोलाकार प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है, तब हमारे वृत्ताकार प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है। दूसरा, अभिकेंद्री प्रतिरूप क्या होता है। यहाँ पे 2 शब्द है, कंफ्यूजन मत करना, अभिकेंद्री और अपकेंद्री। अभिकेंद्री प्रतिरूप का मतलब होता है कि ये कोई प्लेटो है, कोई एक तरह से कह सकते हो पठार, और इसके चारों तरफ से नदियां इसकी ओर आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्री। इसका सबसे क्लासिकल उदाहरण है लद्दाख का पठार जो जम्मू कश्मीर में है, वो जो है हमारे अभिकेंद्री प्रतिरूप का निर्माण करती है। मतलब किसी एक स्थान की ओर चारों तरफ से नदियां आ रही हैं, मतलब क्या होगा, ये वाला क्षेत्र नीचे आए और अगल बगल का क्षेत्र ऊंचा है, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये अभिकेंद्री प्रतिरूप का निर्माण कर देंगे। इसके बाद अपकेंद्री प्रतिरूप क्या होता है,
इसका सेम उल्टा कर दीजिए कि कोई पठार ऊंचा उठा हुआ है और इससे चारों तरफ नदियां निकल के बाहर की ओर जा रही हैं। इसका सबसे क्लासिकल उदाहरण मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक का पठार जो है वह अब केंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में गुजरात में भी एक मांडव का पठार है, वो भी जो है अब केंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण करता है। ठीक है, 3 समझ गए हम। अब समझते हैं आयताकार प्रतिरूप को। यहाँ पे एक प्रतिरूप और बनता है, उसका नाम है वर्गाकार प्रतिरूप, वो भी लिख लीजिएगा आप लोग। वर्गाकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप का मतलब ही होता है कि जब नदियां बहते हुए एक स्क्वायर का स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, स्क्वायर स्ट्रक्चर पे बहती हैं, तो उसमें वर्गाकार प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है। और आयताकार प्रतिरूप का निर्माण कब होगा? नदियां और उसकी सहायक नदियां। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अकेले नदियां पॉसिबल हो सकता है कि वर्गाकार बनाए, नहीं तो उसकी सहायक नदियां और मुख्य नदियां मिलकर के वर्गाकार प्रतिरूप का निर्माण कर देती हैं। इसी प्रकार आयताकार प्रतिरूप क्या होता है कि जब मुख्य नदियां और सहायक नदियों के द्वारा आयताकार प्रतिरूप का निर्माण, मतलब क्या होगा? आयताकार का मतलब क्या होगा कि दूर से देखने में ऐसा लगेगा, ऊपर ऐसा और 2 भुजाएं ये बराबर है, 2 भुजाएं ये बराबर है, उसको हम लोग आयताकार प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। इसके बाद देखिए जालीनुमा प्रतिरूप लिखा है। ग्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? ग्रिड पैटर्न क्या होगा? जब नदियां एक दूसरे को ऐसे काटें, परपेंडिकुलर काट रही हैं, तो ये हमारे जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है। समानांतर प्रतिरूप क्या है? समानांतर प्रतिरूप सामान्यतः आप देखोगे गंगा और उसकी सहायक नदियां बनाती हुई आपको प्रतीत होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से गंगोत्री से गंगा निकलती है ना, और थोड़ी देर और यहाँ से यमुना आके मिलती है इससे, तो ये क्या हो गया? ये मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पर हमको समानांतर प्रतिरूप देखने को मिलता है। मतलब मुख्य नदियों के समानांतर जब सहायक नदियां बहती हैं तो उसको हम समानांतर प्रतिरूप कहते हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है? तो वृक्षाकार प्रतिरूप का मतलब ये होगा कि सपोज करो कि मुख्य नदी है, अब उसमें एक सहायक नदी यहाँ पे आ गई, इसकी भी सहायक नदी है, इसकी भी सहायक नदी है, यहाँ से यमुना को मिला दिया, ये 4 मिल गई, तो एमपी में आकर के एमपी की चारों नदियां कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो इस तरह दूर से देखने में लगेगा कि जिस तरह वृक्ष होता है उसकी ब्रांचेस होती हैं, उस तरह से प्रतीत होगा। इसको बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। एक मध्य प्रदेश में और एक अलग सा प्रतिरूप पाया जाता है जिसको बोलते हैं अध्यारोपित प्रतिरूप। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको भी लिख लीजिएगा, अध्यारोपित प्रतिरूप। अध्यारोपित प्रतिरूप मध्य प्रदेश की चंबल नदी बनाती है। अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड पैटर्न कहलाता है। और चंबल नदी सुपर इम्पोज्ड होता है क्या, पहले ये समझ जाइए कि जब नदी ऐसे स्थान से बहती है, जिस स्थान से बहती है उसके तल का जो चट्टान होता है मुलायम होता है, जिसके कारण से उसको अपर्दन करती चली जाती है नीचे की ओर, और उसके साइड की चट्टानें अपेक्षाकृत कठोर होती हैं जिसका वो अपर्दन नहीं कर पाती है। तो दूर से देखने में ऐसे लगता है कि नदी को सुपर इम्पोज्ड कर दिया गया है, उसको बोलते हैं अध्यारोपित प्रतिरूप। तो कौन सी नदी बनाती है? याद रखिएगा, चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी सुपर इम्पोज्ड बनाती है। और चंबल नदी एक चीज के लिए और कुख्यात है मध्य प्रदेश में, वो बीहड़ बनाने के लिए कुख्यात है। हम या तो इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में इस बात की भी चर्चा करेंगे कि बीहड़ जो है चंबल क्यों इतना ज्यादा बनाती है। कुछ क्लाइमेट का और कुछ उच्चावच का ऐसे कारक रहेंगे, उनको देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग नदियों में कंसंट्रेट रहते हैं। तो एक मेंस का क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया, नदियों के द्वारा बनाए गए प्रतिरूप की चर्चा कीजिए। तो आप बस नाम याद रख लीजिए 8, और बस सिंपल है, बहुत ही साधारण है। इसका नाम लिख के बस 2-2 लाइन में आपको डिफाइन कर देना है, और कौन सी नदियां क्या बनाती हैं आपको ये भी ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा प्रतिरूप वाला क्वेश्चन। ये भारत की ज्योग्राफी में भी हमारा, भारत के भूगोल में भी हमको काम आ जाएगा। जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी नदियां इतने ही प्रकार के प्रतिरूप बनाएंगी, ठीक है। अब तीसरी टाइटल मैंने जो डाली है, मध्य प्रदेश की विशेषताएं, मध्य प्रदेश की नदियों की विशेषताएं। मध्य प्रदेश की नदियों की विशेषताएं क्या हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सामान्यतः हम जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उस टाइम हम प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो चूंकि
मध्य प्रदेश भी प्रायद्वीपीय भारत का एक अंग है, तो यहाँ पे जो नदियां निकलेंगी वो सब प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं को रखेंगे। मतलब पहली विशेषता अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की नदियां भी जो हैं सीजनल है, मौसमी है, अर्थात वह ग्रीष्म काल में इनका बेसिन जो होता है जल विहीन हो जाता है। अर्थात बरसात में क्या होता है, इनमें बहुत अधिक जल आ जाता है क्योंकि वर्षा होती है, बेसिन इनका छोटा होता है, इसके कारण से ये अत्यधिक बाढ़ को लाती है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है उसके पहले से इनका बेसिन जो होता है जल विहीन हो जाता है। पहली विशेषता, ठीक है। दूसरी विशेषता हम लोग ये देखते हैं कि बहुत तो सिर्फ 3 नदियां मध्य प्रदेश से निकलने वाली ऐसी हैं जो समुद्र तक पहुंच पाती हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और माही। 3 ही ऐसी नदियां हैं और ये तीनों पश्चिम की ओर बह रही हैं। तीनों ये पश्चिम की ओर बह रही हैं और तीनों जाकर के खंभात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभात में जाके विलीन हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद 2 ऐसी नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो भ्रंश घाटी में बहती हैं और इनका डायरेक्शन जो है बिल्कुल कैसा है, आपका पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये है नर्मदा और ताप्ती। मध्य प्रदेश में नदियां सामान्यतः चारों तरफ बहती हैं। कैसे? तो देखिएगा, जैसे कि अगर हम उदाहरण ले लें, चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, केन, ये सब नदियां कहां बह रही हैं हमारी? ये सब नदियां उत्तर की ओर जा रही हैं। पश्चिम की ओर हमने बताई दी आपको माही, नर्मदा, ताप्ती। पूर्व की ओर अगर हम देखें तो सोन और जोहिला ये बह रही है। दक्षिण की ओर अगर हम लोग देखें तो वेनगंगा, पेंच, वर्धा, ये नदियां सब दक्षिण की ओर जा रही है। अर्थात क्या कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में चारों दिशाओं में नदियों का प्रवाह पाया जाता है। मैं ये जो सब चर्चा कर रहा हूं इसकी सबके स्लाइड आपको आखिरी में यहाँ पे आपको दे दूंगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये 3 विशेषताएं हम लोग कब तक मिल गई कि मध्य प्रदेश की नदियां चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। दूसरा मिल गया कि 3 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर जा रही हैं। एक अगली विशेषता मिल गई कि 2 नदियां भ्रंश घाटी में बह रही हैं, ठीक है। एक ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उस नदी का नाम है माही। उस नदी का नाम है माही। माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और नदियों की क्या विशेषताएं हैं मध्य प्रदेश की, है ना। तो अगली विशेषताओं की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की नदियां, इन 3 नदियों के अलावा अन्य नदियां जो हैं वो सहायक, किसी न किसी नदी के सहायक नदी के रूप में बहती हैं, किसी न किसी नदी के सहायक नदी के रूप में बहती हैं। इसके बाद इन नदियों ने मध्य प्रदेश की कृषि को, मध्य प्रदेश के सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया हुआ है। ये मध्य प्रदेश को ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। इन नदियों ने कई सारे कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं, इसके अलावा देखिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला हुआ है नदियों के कारण। इन और प्लस नए नए वन या वनीकरण को प्रोत्साहन मिला हुआ है, कृषि को प्रमोशन मिला हुआ। तो ये सब पॉइंट जो है मध्य प्रदेश की नदियों की विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखने की बात है। और आप देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या क्या है, ये सब जितनी चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां वृक्षाप्रत रूप बना रही हैं। चंबल जो है अध्यारोपित प्रतिरूप बनाती है। 2 नदी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। और एक विशेषता और है, वो ये है कि मध्य प्रदेश की 2 नदियां ऐसी हैं जो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, नर्मदा और ताप्ती। एस्चुरीज क्या होती है उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, ठीक है। तो ये हमको सब मिल गया। अब हम लोग आते हैं अपवाह तंत्र में। पूरे मध्य प्रदेश को हम लोगों ने 6 अपवाह तंत्र में बांटा हुआ है। कितने अपवाह तंत्र? 6। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हमारा होगा गंगा यमुना अपवाह तंत्र। दूसरा होगा नर्मदा अपवाह तंत्र हमारा। तीसरा अपवाह तंत्र ताप्ती। चौथा होगा हमारा गोदावरी। 5वां होगा माही और 6ठा होगा महानदी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा इसको। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एज इट इज बना सकता है। आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के अपवाह क्षेत्रों को बताइए। 3 नंबर में बड़े आराम से आपको 6 बराबर 3 नंबर दे सकता है।
तो सबसे पहला गंगा यमुना प्रवाह तंत्र, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की पीएससी में ही पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। इसके बाद दूसरा नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी, चौथा गोदावरी, पांचवा माही और छठा महानदी बेसिन। आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ गंगा अपवाह तंत्र की चर्चा करूंगा। इसके बाद हम लोग इन सब अपवाह तंत्र के लिए एक दूसरा लेक्चर लेके आएंगे। सबसे लंबा अपवाह तंत्र हमारा गंगा अपवाह तंत्र है और इस अपवाह तंत्र को भी हम आगे जाकर के इसको टोटल इसकी अगर लेंथ मध्य प्रदेश के अंदर पूछे तो 2.20 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको हम 3 भागों में तोड़ लेते हैं, यमुना अपवाह तंत्र, यमुना अपवाह तंत्र और दूसरा जो होता है हमारा एक टोन्स अपवाह तंत्र हो जाता है और तीसरा जो होता है सोन अपवाह तंत्र हो जाता है। तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र को हम लोग 3 भागों में तोड़ लेते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। देखो, गंगा नदी मध्य प्रदेश में कहीं नहीं आती है और ना ही यमुना नदी कहीं आती है, लेकिन चूंकि यमुना की सहायक नदी मध्य प्रदेश से निकल रही है और गंगा की सहायक नदी मध्य प्रदेश से निकल रही है, इस कारण से हम लोग इस अपवाह तंत्र को जानते हैं गंगा यमुना अपवाह तंत्र के नाम से। गंगा अपवाह तंत्र, या इसको हम चाहें तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट। ना तो यमुना नदी मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, ना ही गंगा नदी मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, लेकिन चूंकि इनकी सहायक नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और इनसे जाके मिलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में भी गंगा यमुना अपवाह तंत्र का एक क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो पहले अपवाह तंत्र को समझते हैं हम लोग। गंगा के जो पहला पार्ट है ए वाला, यमुना अपवाह तंत्र। यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग 4 नदियों को शामिल करेंगे और इसको कहते हैं चंबल, सिंध, बेतवा व केन। इन 4 नदियों को हम लोग समझते हैं और ये 4 ही नदियां जो है यमुना में जाके मिलती है। इसको याद करने का तरीका ये है, एक कोडिंग में 4 सांड बाल कटवा रहे हैं। दिमाग में रखना, आपको फटाफट तैयार हो जाएगा, कटवा रहे हैं। तो कैसे होगा, चा से बन जाएगा चंबल, सा से बन जाएगा सिंध, बा से बन जाएगा बेतवा और का से बन जाएगा केन। और इसका सीक्वेंस भी यही है। ये सबसे चंबल जो है, ये चंबल हो गया आपका, ये सिंध हो गया, ये बेतवा, ये केन। अगर कभी पूछे कि ये चारों नदियों का सीक्वेंस बताइए जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसका सीक्वेंस ही लगा हुआ है। ये सबसे पश्चिम में चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। आइए इसको मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसके लिए आपके लिए एक स्लाइड भी मैप की बनाई हुई है, आप देखिए इसको। ये हमने जो गंगा यमुना अपवाह तंत्र को तैयार किया आपके लिए। देखिए, पहली नदी है हमारी चंबल, हम इसको भी डिटेल करेंगे। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है। बिल्कुल दिमाग में रखना, कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये जा करके यमुना नदी में उत्तर प्रदेश। अच्छा, दिमाग में ये रखना है कि यमुना चूंकि मध्य प्रदेश में बहती नहीं है, तो यमुना पूरी यूपी में है, तो उत्तराखंड से निकलती यूपी में चली जाती है। तो दिमाग में ये रखिएगा कि यहाँ पर जो रहेगा पूरे यूपी के साइड्स आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्लेस आ रहा है, इटावा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, ये सामान्यतः एमपी के बच्चे सब जानते हैं क्योंकि बड़ा कॉमन चीज है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये दूसरी बड़ी नदी है चंबल, तो इसके बारे में हमको सब, लेकिन ये कहाँ मिलती है इसको ध्यान रखना, इटावा में जाकर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखो जरा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से लग रही है ना। ये पूरा हमने गंगा यमुना अपवाह तंत्र को बना दिया है। सिंध नदी जो है कहाँ से निकल रही है, सिंध नदी जो निकल रही है हमारी, वो विदिशा जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है, विदिशा जिले से निकलती है। और ये मिलती कहां पे जाके, जालौन पे मिलती है, ये भी यूपी में। बेतवा जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और जा करके हमीरपुर में मिल जाती है। और केन जो है कटनी से निकल करके जा करके बांदा में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये 4 नदियां यमुना के बारे में हो गई। 5वीं नदी का जो मैंने मैप बनाया टोन्स, ये सतना से निकलेगी और सतना से निकल के जाकर के इलाहाबाद में
ये कहाँ से मिल रही है? गंगा से मिल रही है ना, ये गंगा नदी से मिल रही है। इसके बाद सोन नदी, ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है और ये जाकर के बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये पूरा हमारा, आप लोग इस चित्र को बनाइएगा और मेरी सलाह ये भी रहेगी कि परीक्षा में भी इसको बनाने की क्षमता आप डेवलप करिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन परीक्षा में दे पाएंगे। तो ये 6 नदियां हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आज अभी हमको इन्हीं 6 नदियों के बारे में प्रॉपर पढ़ना है, डिटेल में इसकी हम पढ़ाई करेंगे भी। ठीक है, चंबल नदी के बारे में आ जाओ। चंबल नदी, आपको एक नदी की कोडिंग सिखाता हूं। जनरली एमपीपीएससी का जो स्टैंडर्ड रहता है थोड़ा सा अदर पीएससी के अपेक्षा थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ पर अभी भी ये लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी दूसरी तीसरी। तो मैं आपको एक कोडिंग सिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 बड़ी नदियों को बताइए, तो उसको ये याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ब्रदर्स, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ब्रदर्स। N is representing the Narmada, C is representing the Chambal river, S is representing the Son, T is representing the Tapti, and the Betwa B represent कर रहा है। These are the 5 largest river of the Madhya Pradesh. These are the 5 largest river of the Madhya Pradesh. The first is known as the Narmada. It represents the Chambal. That is mean Chambal is the second largest river of the Madhya Pradesh. ठीक है? And the Son is the third largest. Tapti is the fourth largest. And Betwa is the 5th largest river. So you have to remember this code. National Commission has been set up for whom? For the ST brothers. So STB कहलाता है, National Commissions for ST brothers. So these codes always will help you in the examination to remember the descending order of the rivers of the Madhya Pradesh. तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी ब्रदर्स। तो हम लोग चंबल को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो चंबल के बारे में ये सीख जाइए कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जाना पाव पहाड़ी किस बड़े माउंटेन का पार्ट है? तो विंध्याचल का पार्ट है। दिमाग में रखना है हमको, है ना, विंध्याचल का पार्ट है। चंबल नदी जो है इंदौर से निकलती है, फिर राजस्थान भी जाती है, फिर मध्य प्रदेश आती है और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर के इटावा से मिल जाती है। इस तरह से चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। चंबल नदी के बारे में ये जान जाइए कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में इसको रेखांकित किया जाता है। क्या बोला मैंने? पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के बारे में इसको हम लोग जानते हैं चंबल नदी को। चंबल नदी का जो पौराणिक नाम है वो चरमावती के नाम से भी इसको जानते हैं और कामधेनु के नाम से भी जानते हैं। संभवतः कामधेनु नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि चंबल नदी जिस अपवाह क्षेत्र में बहती है, जिस रास्ते में बहती है, पूरा क्षेत्र जो है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐसे में इस नदी ने उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पशुपालन को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण संभवतः इसको कामधेनु नदी के रूप में भी जाना जाता है। मैंने जैसा आपको बताया कि ये नदी जो है बहते हुए अध्यारोपित प्रतिरूप का निर्माण करती है और इस नदी पर एक चूलिया जलप्रपात का निर्माण हुआ है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बॉर्डर पर चूलिया जलप्रपात है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है, जो ऊंचाई बढ़ता है वो 18 मीटर के आसपास है। ठीक है, ये हो गया हमारा, दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं अपन। ठीक, चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसकी भी प्रायोरिटी आपको सिखा देता हूं कैसे याद करना। चंबल इंदौर से निकल रही है, इंदौर से क्षिप्रा निकल रही है, तो पहली सहायक नदी इसकी हो गई क्षिप्रा। अब हम इंदौर से आगे बढ़ेंगे, देवास आएगा, वहां से आएगी काली सिंध, तो दूसरी हो जाएगी काली सिंध। इसके बाद पार्वती सीहोर से निकलेगी आष्टा से, तो तीसरी नदी हो जाएगी पार्वती। चौथी हो जाएगी सीप। सीप कहाँ से निकल रही है? हमारी श्योपुर से। और 5वीं सहायक नदी कूनो,
और कूनो कहां से निकल रही है, शिवपुरी पठार से। तो दीज आर द 5 रिवर्स जो कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है देखना, क्षिप्रा, काली सिंध। अच्छा, ये नदियां जो हमने अभी 5 नदियों का नाम लिया है, ये चंबल नदी में दाएं हाथ से मिलती हैं। अच्छा, नदियों का दायां और बायां कैसे समझोगे, जहां नदी बह रही है जिस ओर, उस ओर आप घूम जाओ और जो आपका राइट और लेफ्ट होगा वही नदियों का राइट और लेफ्ट कहलाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जिधर नदियां बह रही हैं आप उधर घूम जाओ, नदी इधर बह रही है आप ऐसे घूम गए और आपका राइट ये आ रहा तो ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है, आपको घूमना पड़ेगा। नहीं तो अगर जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, नदियां पीछे हैं तो उल्टा हो जाएगा, राइट मेरा ये लेफ्ट ये, तो हमें क्या करना पड़ा, हमको ऐसे घूमना पड़ेगा, देन राइट और लेफ्ट। तो ये 5 नदियां राइट तरफ से मिल रही हैं। अगर बहुत अच्छा पेपर सेटर हुआ तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नदी चंबल की इसमें राइट से आ रही है, कौन सी लेफ्ट से आ रही है। तो 5 तो ये मुख्य नदी हो गई। कहां से निकल रही मैंने आपको बता दिया, इसमें आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आप अपनी नोट्स भी जब बनाते हैं तो आप थोड़े से नोट्स को डिटेल बनाया करिए, विथ मैपिंग बनाया करिए। इसके बाद 2 नदियां हैं, शिवना जो कि मंदसौर इसी के तट में स्थित है। याद ये रखना है कि बहुत सारी एमपी की बुक लिख देती है शिवना नदी मंदसौर से निकलती नहीं है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना पिक्चर। शिवना नदी ऐसे आ रही है, इसका एरो ऐसा आएगा, है ना, और बना दोनों नदियां राजस्थान से निकल रही हैं और आके यहाँ पे मिल रही हैं। तो शिवना के तट पर मंदसौर है और ये बनास नदी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। मैंने इसीलिए सबकी लेंथ भी मेंशन की है यहाँ पे। बनास जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में है। और दूसरी अगर इधर से पूछेगा आपसे दाएं ओर से कौन सी मिल रही है, तो पार्वती जो आ रही है। तो ये पांचों नदियां जो हो गई, इसकी 5 और 2 7 इसकी मुख्य सहायक नदियां मानी जाती हैं, ठीक है। आगे चले, इसकी जो टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर है और ये नदी कुख्यात किस बात के लिए है, बीहड़ बनाने के लिए कुख्यात है। बहुत ही, बीहड़ क्या होता है, अपर्दन का एक एक्सट्रीम रूप होता है। और जो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बीहड़ से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा जिला है, तो याद रखिएगा मुरैना सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, मुरैना, और दूसरा भिंड। लेकिन ये नदी बीहड़ यहाँ पे बनाती क्यों है, ये बड़ा मुद्दा है। तो बीहड़ के बारे में भी इतना समझ जाइए कि बीहड़ का जो दूसरा नाम हम किताबों में पाते हैं उसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं। और अवनालिका अपर्दन किसी भी अपर्दन की एक पराकाष्ठा हो जाती है जहां कर, है ना, मतलब जो सॉयल है वो 20-20, 25-25, 33 मीटर नीचे तक इरोड हो जाती है। तो टीलानुमा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। टीलानुमा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, अगर आप मुरैना को आज गूगल करिएगा और रेवाइंस को, तो आप देखिएगा कि इस टाइप के स्ट्रक्चर वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मृदा है, यहाँ की मृदा हट के यहाँ तक नीचे आ गया। अब ये जो नीचे वाली एरिया है, यहाँ पे जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको छिपने के लिए ये पर्याप्त जगह होती है, जिसके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगती है, ठीक है ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं अपन। ये हमने सब कुछ आपको बता दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले लीजिए। आते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में, क्योंकि हम लोग पूरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। क्षिप्रा नदी जो है आपको पता है काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। काकरी बर्डी पहाड़ी भी इंदौर में स्थित है और काकरी बर्डी भी विंध्याचल का ही भाग है। बच्चों एक चीज याद रखना, चंबल जितना भी नर्मदा नदी के उत्तर में जो भी चीज आए, अगर कभी बड़े माउंटेन को पूछ रहा है तो यू हैव टू गो विद द विंध्याचल माउंटेन। बिल्कुल याद रखिए। लास्ट ईयर से पूछा था कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, अभी तक पढ़ते आए थे रायसेन का कुमरा गांव, लेकिन उन्होंने माउंटेन के बारे में पूछ लिया। तो आंसर सिंपल सा था, क्योंकि नर्मदा के ऊपर उत्तर में स्थित है, इसलिए विंध्याचल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 195 किलोमीटर टोटल लंबी है और ये भी जाकर के आखिरी में चंबल में जाके मिल जाती है। चंबल में कहाँ मिलती है, जहां पर मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर होता है, वहां पे जाकर के चंबल नदी से मिलती है। इस नदी का पौराणिक महत्व है। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में, और इसी नदी के तट पर भारत की इकलौते जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है और इसकी जो 2 छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, गंभीर व कान है। और इसके जो पौराणिक नेम है उसको मोक्षदायिनी के नाम से भी जाना जाता है, पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है,
और सोमवती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने आपको सब लिख दिया है ना। इसके बाद आते हैं अपन बेतवा नदी पर। अगली नदी पढ़ते हैं। बेतवा नदी रायसेन जिले से निकलती है, कुमरा गांव से। रायसेन का कुमरा गांव जो है वो विंध्याचल माउंटेन में ही स्थित है। बेतवा नदी कौन सी हमारी पांचवी सबसे बड़ी नदी होगी, ध्यान रखना है हमको। और इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। और यह जा करके यमुना नदी से कहाँ पे मिलती है, तो यमुना नदी से जा करके यह हमीरपुर नामक स्थान पर मिल जाती है, ठीक। बेतवा और केन को आपस में जोड़ा जा रहा है, अमृत योजना के तहत इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। और बुंदेलखंड की पानी की गर्मी में होने वाली किल्लत को दूर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसका पौराणिक नाम वित्रावती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो सहायक नदी है बीना, जामुनी और धसान, इसको कैसे याद रखोगे, इसको भी याद करने का मैं एक फनी सा आपको तरीका बताता हूं। बीना जामुन खा के धस गई, बीना जामुन खा के धस गई, यही तीन नाम है, बीना, जामुनी और धसान, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। आते हैं आगे। लंबाई मैंने आपको बता ही दिया 480। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो सांची स्थित है वो इसी नदी के तट के किनारे स्थित है। और इसके बाद ओरछा जो है, आजकल ओरछा जो है अब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आने लगा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे स्थित है, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे आते हैं सिंध नदी। सिंध नदी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलती है ना। और ये जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है। और ये जालौन नामक स्थान पर जाकर के यमुना से मिलती है। सिंध नदी ऐसा कहा जाता है कि गुना को 2 बराबर भागों में काटती है। और कहाँ कहाँ बैठती, देखिए आप अगर मैप को देख के पढ़िएगा तो अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड जिलों का जल ले जाती। कुल 470 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है, ठीक है। तो ये हमने, अच्छा एक नदी केन, केन कहाँ से निकलेगी, तो केन नदी जो है हमारी कटनी जिले से निकलती है, ठीक है। और इसी केन, मैंने कहा जैसे केन और बेतवा दोनों को आपस में लिंक किया जा रहा है। केन नदी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहती है। और ये बांदा में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, बांदा में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये हमारा चारों नदी तैयार हो गई, यमुना की चारों सहायक नदी हम लोग ने पढ़ लिया। अब आते हैं टोंस नदी क्षेत्र पर, अपवाह क्षेत्र पर। टोंस जो है सतना जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सतना जिलों से निकलती है। और इसी नदी पर रीवा में एक टोंस जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। और यह नदी जो है अंत में इलाहाबाद में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए गंगा नदी पे मिल रही है ये नदी, है ना। और यहाँ पर टोंस नदी पे, इसमें बहुत सारी इसकी जो सहायक नदी हैं, जैसे कि एक बीहड़ है, और इसकी सहायक नदी क्या नाम है, बीहड़। और इस बीहड़ पर कौन सा है, चचई जलप्रपात बना हुआ है। इसी तरह इसकी अन्य सहायक नदियों पर भी बहुत सारे केविटी बनाया गया है। और एक बहुटी जलप्रपात है। तो ये दोनों जलप्रपात को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हम जब टोन्स पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इन जलप्रपातों का वर्णन कर सकते हैं। 130 मीटर जलप्रपात है बहुटी और केवटी। बहुटी को अब वर्तमान समय में सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का जलप्रपात माना जा रहा है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई जो है 265 किलोमीटर है और इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। आते हैं सोन बेसिन पर, सोन अपवाह क्षेत्र पर। आपको पता है अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार किसका हिस्सा है हमारा, अमरकंटक पठार जो है अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ से निकलती है, इनिशियली उत्तर की ओर जाती है, बाद में ये पूर्व दिशा का अनुसरण करते हुए पटना में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसी नदी पर जो है, अब देखो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी होगी, जब भी नदी पढ़ते हो मेरा फॉर्मूला याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ब्रदर्स, मतलब सोन जो है प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी हो जाएगी। 1 नंबर हमको मिल जाएगा यहाँ से इसकी बताने पर कि लेंथ क्या है। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि तीसरी बड़ी नदी है। और इस नदी पर देवलौंद जो है, और ये शहडोल का हिस्सा है देवलौंद, यहीं पर बाण सागर परियोजना इस पर विकसित की गई है। इसकी कुछ सहायक नदी हैं, गोपद, रिहंद, बनास इसकी सहायक नदियां हैं।
सोन नदी जो है सामान्यतः आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। देखिए मैंने लिखा हुआ आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये सोन बेसिन का भी एक मैंने आपके लिए चित्र बना दिया है। देखिए सोन बेसिन है, यहाँ से सोन बेसिन निकल रही है, कहाँ से, अमरकंटक का पठार, यहाँ से जोहिला नदी आके मिलती है इसमें, यहाँ पे रिहंद आके मिल रही है, और ये इलाहाबाद में जा करके रिहंद नदी कहाँ पे मिलती है, इससे सोनभद्र में मिलती है, और यहाँ पर प्रयागराज, इलाहाबाद तो आजकल हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे जाकर के सोन नदी इलाहाबाद में जाकर के सोन नदी जो है, ये थोड़ा सा मैप गलत बन गया है। सोन नदी जो है यहाँ पे पटना को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैप गलत बन गया है, बनाते समय, स्लाइड बनाते समय मुझसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आएगा ये पटना आएगा, पटना में जा करके ये नदी यहाँ पे मिलेगी, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इसको, पटना बिहार पे है। तो ये हमारा पूरा था गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और एक बहुत अच्छे से मैंने प्रेजेंटेशन देने की आपके सामने कोशिश की है। अगला लेक्चर जो मैं लेके आऊँगा, तो जो अभी बाकी के 5 अपवाह तंत्र बचे हैं उसको हम लोग टैकल करेंगे, और इसको अच्छे से पढ़िएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने कोडिंग के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे लेक्चर। पिछले के लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप जरूर सुझाव दीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से इनकी लिंक भी अपने यूट्यूब में, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां से आप जो कंटेंट है इसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, और इन लेक्चरों को भी प्रॉपर आप सुन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।